सबसे पहले तो मुबारक हो, सेल स्ट्रक्चर के सभी वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, कोई भी वीडियो हमने नहीं छोड़ा और सभी की सभी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड भी हो चुके हैं। जब भी आपका मन हो पढ़ लेना, समझ लेना। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिस टॉपिक का नाम है क्रोमोसोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सबसे बड़ा टॉपिक भी है। क्रोमोसोम के ऊपर अपन कम से कम 4 वीडियो बनाएंगे। करने को तो 2 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो फिर लेंदी हो जाते हैं, काफ़ी लंबे वीडियो हो जाते हैं, 40 मिनट 45 मिनट के। और इतने लंबे वीडियो आप लोग देखते नहीं हो। वीडियो की लंबाई बस 15 से 20 मिनट अपन को रखनी है, तो आप लोगों का भी मन लगा रहे, आप लोग भी बोर ना हो। ठीक है, तो पहले वीडियो में हम लोग क्रोमोसोम की जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। पूछने वाला सीधे सीधे क्वेश्चन उठा के रख देता है। तो पहले वीडियो में बात करेंगे जनरल इन्फॉर्मेशन की, दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की, तीसरे में बात करेंगे क्रोमोसोम के टाइप की, और लास्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रोमोसोम के ऑर्गेनाइजेशन की कि क्रोमोसोम बनता कैसे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रोमोसोम के जनरल इन्फॉर्मेशन की। देखो क्रोमोसोम, सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ वैज्ञानिकों की। क्रोमोसोम की मुंह दिखाई किसने करी? कौन था जिसने सबसे पहली बार क्रोमोसोम को देखा? यहां पर वैज्ञानिक हैं हॉफमिस्टर और दूसरे वैज्ञानिक हैं कार्ल नेगेली। ये 2 वैज्ञानिक हैं जिन्होंने सबसे पहली बार क्रोमोसोम को देखा। ठीक है भाई, कहाँ देखा इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। एक प्लांट है ट्रेडेंस्किया, ट्रेडेंस्किया के अंदर देखा। ट्रेडेंस्किया में भी कहाँ देखा, इस पर भी क्वेश्चन आता है। ट्रेडेंस्किया में देखा पॉलन मदर सेल के अंदर। पॉलन मदर सेल मतलब जिससे पॉलन ग्रेन बनेगा, ये एंथर के अंदर पाए जाते हैं। तो हॉफमिस्टर और नेगेली ने सबसे पहली बार क्रोमोसोम को देखा ट्रेडेंस्किया के पॉलन मदर सेल। लेकिन डिस्कवरी का क्रेडिट इनको नहीं जाता। डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है जिसने क्रोमोसोम को डिटेल स्टडी किया, और वे वैज्ञानिक हैं स्ट्रॉस वर्जर। इन्होंने क्रोमोसोम को डिटेल में स्टडी किया, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को अच्छे से स्टडी किया। इसलिए क्रोमोसोम की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? स्ट्रॉस वर्जर को। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि ये क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? ठीक है, ना ही हॉफमिस्टर और कार्ल नेगेली ने दिया और ना ही स्ट्रॉस वर्जर ने दिया। यहाँ पर एक और वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्रोमोसोम शब्द दिया। क्रोमोसोम शब्द देने वाले वैज्ञानिक हैं वाल्डेयर। ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं तो कहूँगा इन तीनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, वाल्डेयर। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन इसी पर पूछा गया है कि क्रोमोसोम शब्द किसने दिया? वाल्डेयर। और यहाँ पर कन्फ्यूजिंग करने वाला एक शब्द और है, क्रोमैटिन। कई लोग इसमें कन्फ्यूज होते हैं। याद रहे, क्रोमैटिन अलग है और क्रोमोसोम अलग है। जब भी पूछा जाए कि क्रोमैटिन शब्द किसने दिया, तो जो मैं बता चुका हूं पिछले वीडियोस में, क्रोमैटिन शब्द दिया था फ्लेमिंग ने। ठीक है, और क्रोमोसोम शब्द दिया था वाल्डेयर ने। तो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। क्रोमैटिन पूछा जाए तो फ्लेमिंग होगा, क्रोमोसोम पूछा जाए तो वाल्डेयर होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं क्रोमोसोम की डेफिनेशन की। क्रोमोसोम को कैसे डिफाइन करोगे कि क्रोमोसोम क्या होता है? देखो, आपको जब भी क्रोमोसोम की स्टडी करनी हो, पहले तो एक चीज समझो। कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम, ये तीनों में अंतर क्या है भाई? बड़ा कंफ्यूजन होता है कई लोगों को। क्रोमोसोम के डीएनए, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम क्या है? देखो भाई, ये जो डीएनए है ना, ये इनिशियल स्टेज होती है। ये डीएनए कई सारे प्रोटीन के साथ, आरएनए के साथ मिलकर बनाता है क्रोमैटिन फाइबर, और ये क्रोमैटिन फाइबर फिर कंडेंस्ड होकर बनाता है क्या? क्रोमोसोम। ये कुछ ठीक इस तरह से है, जैसे कि मैं आपको इसका एक एग्जांपल दूं। जैसे कि ये आप देख रहे हो, एक धागा जैसा स्ट्रक्चर है, लॉन्ग थ्रेड लाइक जैसा स्ट्रक्चर है। एक सेल के न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम जो होता है वो इस तरह से प्रेजेंट होता है, एक पतले धागे के स्ट्रक्चर की तरह। और उस पतले धागे स्ट्रक्चर को ही कहते हैं हम क्या? क्रोमैटिन। यानी ये जो क्रोमैटिन होता है वो कैसा होता है? लॉन्ग होता है, साथ में पतला होता है। ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है।
ये जो क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन क्या करता है, इसकी कॉइलिंग होती है, कंडेंसेशन होता है, और कॉइलिंग के बाद, कंडेंसेशन के बाद ये शॉर्ट हो जाता है, छोटा हो जाता है और साफ नज़र आने लगता है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हो, कुछ इस तरह से ये नज़र आता है। यहाँ पर क्रोमोसोम कुछ फिर इस तरह से नज़र आएगा शॉर्ट कंडेंस्ड होने के बाद। इसे कह देते हैं क्रोमोसोम। ठीक है, ये जो क्रोमोसोम होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट। ये जो लॉन्ग है वो किस में कन्वर्ट हो गया, शॉर्ट में। थिन किस में कन्वर्ट हो गया, थिक में। ठीक है, ये थ्रेड लाइक एक धागे जैसा था, लेकिन अब किस में बदल गया, ये रॉड लाइक में, एक छड़ी जैसे स्ट्रक्चर में बदल गया। इसी को कहते हैं क्रोमोसोम। तो अगर आपको क्रोमोसोम स्टडी करना हो तो आप ऐसे ही हर जगह पर किसी भी प्लांट पार्ट में क्रोमोसोम को स्टडी नहीं कर सकते। क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए एक स्टेज का इंतज़ार करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी लीफ सैंपल ले लिया प्लांट का या एनिमल की कोई भी बॉडी सेल ले लिया, उसके अंदर क्रोमोसोम देख लो, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्रोमोसोम के लिए आपको एक पर्टिकुलर सेल लेना पड़ेगा, ऐसा सेल लेना पड़ेगा जो कि डिवाइडिंग फेज में हो, जिस सेल के अंदर डिवीज़न हो रहा हो। रेस्टिंग वाले जो सेल्स होते हैं उनके अंदर तो आपको क्रोमेटिन देखने को मिलेगा हमेशा। ये क्रोमेटिन पाया जाता है नॉर्मली सभी सेल्स के अंदर, जितने भी सेल्स होते हैं उनके अंदर आपको क्रोमेटिन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको क्रोमोसोम देखना है तो फिर आपको जाना पड़ेगा डिवाइडिंग सेल्स में, जहाँ पर डिवीज़न चल रहा हो, सेल डिवीज़न चल रहा हो। और उसमें भी, सेल डिवीज़न में भी एक पर्टिकुलर फेज़ आती है जिसे कहते हैं हम मेटाफेज़। इस मेटाफेज़ में ही क्रोमोसोम को हम देख सकते हैं। तो क्रोमोसोम को आप कैसे डिफाइन करोगे? क्रोमोसोम को हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं, इट इज़ अ हाईली कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन ड्यूरिंग द सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न के दौरान ये क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस्ड हो जाता है और एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक है भाई, तो इस क्रोमोसोम को सबसे अच्छी तरह अगर हमें स्टडी करना हो, अगर इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को स्टडी करना हो तो कब कर सकते हो? जब ये अच्छी तरह से नज़र आएगा। और ये कब अच्छी तरह से नज़र आता है? मेटाफेज स्टेज में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रोमोसोम को स्टडी करने के लिए सबसे अच्छी फेज़ कौन सी होती है? तो आंसर होता है मेटाफेज। यहाँ से क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अगर क्रोमोसोम के शेप को स्टडी करना हो तो किस फेज़ में स्टडी करना चाहिए? तो यहाँ पर दूसरी फेज़ है एक एनाफेज। अब देखो ये मेटाफेज, एनाफेज, इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। क्रोमोसोम के बाद अपन सेल डिवीज़न के ऊपर ही लेक्चर बनाएंगे, वहाँ पर ये मेटाफेज, एनाफेज सबको डिटेल में पढ़ने को मिल जाएगा। अभी बस सुन लो और इनको याद रखो कि अगर स्ट्रक्चर पूछा जाए कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर सबसे अच्छी तरह स्टडी करना है तो कहाँ करना चाहिए? मेटाफेज में। क्रोमोसोम के शेप को स्टडी कहाँ करना चाहिए? एनाफेज में। देखो जो क्रोमोसोम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी होती है ना, कि बाहर से क्रोमोसोम दिखने में कैसा है, उस क्रोमोसोम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को क्या कहा जाता है? क्रोमोसोम की जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसे एक टर्म दी गई है और उस टर्म का नाम है कैरियोटाइप। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि क्रोमोसोम की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी को क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है कैरियोटाइप। तो क्वेश्चन घुमाकर भी पूछते हैं, कई बार तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि क्रोमोसोम को स्टडी करना हो तो किस स्टेज में करेंगे? मेटाफेज में। कई बार ऐसे पूछ लेते हैं कि अगर कैरियोटाइप को स्टडी करना हो तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, कैरियोटाइप को भी हम मेटाफेज में ही स्टडी करते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो जब कैरियोटाइप को स्टडी किया जाता है, जब हम माइक्रोस्कोप में इस क्रोमोसोम को देखेंगे डिवाइडिंग सेल के अंदर, तो वहाँ पर क्रोमोसोम अपन को क्लियर नज़र आएगा, ऐसा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर जो हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं उसको डायग्राम भी हम बनाते हैं कि भाई कहीं ना कहीं तो वो नोट करना पड़ेगा, तो उसको हम एक डायग्राम बना लेते हैं, इस तरह से बना के रख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम एक कॉपी पर या एक पेपर पर उसको हम बनाकर रख लेते हैं। तो इस तरह का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है क्रोमोसोम का, कौन सा रिप्रेजेंटेशन? एक डायग्राम, जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है क्रोमोसोम का, इसे कहा जाता है आइडियोग्राम। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आइडियोग्राम के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है और डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आइडियोग्राम क्या होता है। आइडियोग्राम का मतलब होता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रोमोसोम। जब आप क्रोमोसोम को स्टडी करोगे मेटाफेज स्टेज में
तो जो क्रोमोसोम आपको माइक्रोस्कोप में दिखेगा उसका जब आप डायग्राम बनाओगे, और उस डायग्राम बनाने का भी एक सीक्वेंस है, सबसे पहले आपको बड़ा वाला क्रोमोसोम ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, मतलब यहाँ पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको ड्रॉ करना है। और किसके ऑर्डर में? साइज के ऑर्डर में। पहले सबसे बड़ा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इस तरह का एक ऑर्डर में हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, इसको कहते हैं आइडियोग्राम। और ये आइडियोग्राम हर एक स्पीसीज का अलग अलग होता है। इट इज स्पेसिफिक फॉर ऑल स्पीसीज, हर एक स्पीसीज का जो आइडियोग्राम अलग होता है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। और देखो, क्रोमोसोम की अगर साइज की बात करें तो नॉर्मली इसका जो साइज है वो 0.5 से लेकर 32 माइक्रोन तक होता है। कितना? 0.5 से लेकर 32 माइक्रोन। यहाँ पर साइज के ऊपर एक और क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम किस में पाया जाता है? लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा क्रोमोसोम किसके अंदर पाया जाता है? तो यहाँ पर एग्जाम्पल और आंसर है आपका ट्रिलियम प्लांट। ये आप लोग याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं, यहाँ पर कोई कंसेप्ट काम नहीं करेगा कि आपको समझाना पड़े, बस आपको रटना है इनको। तो लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम किसके अंदर पाया जाता है? ट्रिलियम प्लांट के अंदर। ठीक है। और अगर बात करें इनके नंबर की और साइज की, तो प्लांट के अंदर हमेशा क्रोमोसोम का साइज बड़ा होता है। किसके कंपैरिजन में? एनिमल के कंपैरिजन में। साइज की अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर क्रोमोसोम का साइज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल। वहीं अगर हम नंबर की बात करें तो फिर एनिमल के अंदर नंबर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट। एनिमल के अंदर फिर नंबर ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि साइज़ ज़्यादा होगा तो नंबर कम होंगे, या साइज़ कम होगा तो नंबर ज़्यादा होंगे। इनके बीच में, साइज़ और नंबर के बीच में कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसा कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, नंबर और साइज़ के बीच में। ये मैं एक नॉर्मली बात कर रहा हूँ कि प्लांट के अंदर क्रोमोसोम का साइज ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल, और एनिमल के अंदर नंबर ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लांट। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर की अगर हम बात करें तो आपको 4 पॉइंट और याद रखने पड़ेंगे। 2 पॉइंट आपको प्लांट के अंदर याद रखने हैं और 2 पॉइंट आपको एनिमल के अंदर याद रखने हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और क्या याद रखना है? एक तो कि लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस प्लांट में पाए जाते हैं, और हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस प्लांट में पाए जाते हैं। लोएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस एनिमल में पाए जाते हैं, और हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस एनिमल में पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो, अगर मैं लोएस्ट की बात करूँ तो कम से कम क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो सकती है? लोएस्ट क्रोमोसोम की संख्या 2n = 2 हो सकती है बस। इससे कम तो हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है। कुछ लोग कहेंगे सर 1 क्यों नहीं हो सकती? अगर भाई मैं 2n = 1 कर दूं तो n = कितना हो जाएगा फिर? 0.5। ये तो नामुमकिन है। आधा क्रोमोसोम तो किसी के अंदर नहीं होता, एक क्रोमोसोम तो कम से कम होगा ही होगा। तो उसके डिप्लॉयड स्टेज की बात करें तो कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं वो कितने होते हैं? 2। यहाँ पर मैं एक और आपको ट्रिक बता दूँ, ये जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं ना, वो हमेशा इवन नंबर में ही होते हैं। ये हमेशा याद रखना आप लोग। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। अगर कहीं आपको 3 ऑप्शन ऑड दे रखे हों और एक ऑप्शन इवन नंबर में दे रखा हो तो सोचना ही नहीं है। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा इवन में ही होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, जिनका हम 2 से डिवाइड कर सकें। ठीक है, 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह के क्रोमोसोम नंबर 2n में कभी नहीं होते। 2n में हमेशा इवन नंबर ही मिलेंगे आपको। ठीक, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं पहले प्लांट की। प्लांट के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। किसके अंदर होते हैं? एक फंगस है म्यूकर हेमेलिस। म्यूकर हेमेलिस, ये कौन है? एक फंगस है। इसके अंदर होते हैं सबसे कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n = 2। हाईएस्ट की बात करें तो हाईएस्ट होते हैं 12, 62, 1262, और ये पाए जाते हैं ऑफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम। ठीक है भाई, ये एक टेरिडोफाइट है, ऑफियोग्लॉसम रेटिकुलेटम।
2015 में एक वैकेंसी आई थी मध्य प्रदेश में असिस्टेंट सीड सर्टिफिकेशन ऑफिसर, जिसका एग्जाम हुआ था फरवरी 2016 में। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था डायरेक्ट कि ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं, 1 2 6 2। क्यों पूछा गया? क्योंकि ये हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। तो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है पूछने वाला, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं प्लांट के अंदर। एनिमल की बात कर लो, एनिमल के अंदर भी मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 2। किस में होता है ये? एस्केरिस के अंदर, एस्केरिस मेगालोसिफेला, इसमें होते हैं सबसे कम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n = 2। ठीक है भाई। और देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं कितने? 1600। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होते हैं? 1600। और ये होते हैं ओलोकैंथा के अंदर, ओलोकैंथा। ये ओलोकैंथा एक प्रोटोजोआ है, इसके अंदर पाए जाते हैं ये मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो एनिमल के भले ही आप याद मत करना, लेकिन प्लांट के ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले हो तो एनिमल पे तो नहीं पूछेगा, प्लांट के ऊपर ज़रूर पूछ सकता है। ठीक है भाई। तो ये तो बात की हमने क्रोमोसोम की जनरल स्ट्रक्चर की, उसके जनरल इंफॉर्मेशन की, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं।